हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों, कॉन्सेप्ट टॉक्स के इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं ऑर्डिनेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी आपका हो जाता है बिकॉज इट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। इसके बारे में कुछ जो है खबर आई थी एनसीटी दिल्ली के बारे में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और इनके बीच में जो है प्रॉब्लम जो है सीएम के बीच में हो रही थी। तो बहरहाल वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डिनेंस। व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? ठीक है, तो आज हम ऑर्डिनेंस को समझेंगे, पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज, ऑर्डिनेंस होता क्या है? तो देखिए, ऑर्डिनेंस जो है ना, इट इज अ लॉ दैट इज प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक लॉ है। ऑर्डिनेंस क्या है? एक तरह का लॉ है। जैसे पार्लियामेंट का काम क्या है कि पार्लियामेंट लॉ पास करती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ पास करते हैं रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स। तो जब पार्लियामेंट मान के चले सेशन में नहीं है, 3 सेशन होते हैं, सेशंस के बीच में गैप होता है। अगर सेशन नहीं है, सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, और उस समय कोई अर्जेंट नीड आ गई, किसी चीज को लेजिस्लेट करने की जरूरत पड़ गई, तो क्या करेंगे फिर? उसके लिए ये ऑर्डिनेंस का एक प्रोविजन लाया गया था कि सपोज करें पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ एक प्रोमलगेट कर सके, एक लॉ जो है वो बना सके। ठीक है, और ये जो लॉ जो प्रोमलगेट करते हैं, मैंने बताया था कि जो विश ऑफ द प्रेसिडेंट होता है वो मेनली क्या होता है? विश ऑफ द कैबिनेट। तो ये प्रेसिडेंट खुद से नहीं करते प्रोमलगेट कोई भी लॉ, क्योंकि लॉ मेकिंग पावर तो प्रेसिडेंट के पास नहीं है ना। एक तरह से लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? जो हमारे एमपीज हैं। तो कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट कोई लॉ पास कर देते हैं। ठीक है, और वो कब? ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन। ठीक है, तो ये जो है, ये जो लॉ पास हुआ ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। बात समझ आई? सेम चीज स्टेट में गवर्नर के साथ है। जब जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अगर सेशन में नहीं है और कोई अर्जेंट नीड है, तो वहां गवर्नर जो पास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैबिनेट, जो स्टेट कैबिनेट होगी उसके बेसिस पे वो बताएगी उनको कि ये लॉ पास करना है, तो उसे कहते हैं हम ऑर्डिनेंस। बात समझ आई? तो दिस इज ऑर्डिनेंस। अब सीधी सी बात है, ये एक लॉ की तरह काम करता है। जो इफेक्ट एक पार्लियामेंट के लॉ का होता है, सेम इफेक्ट ऑर्डिनेंस का होता है। बट ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट पास होता है ना, आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए अलग अलग हाउस में जाता है और जॉइंट सिटिंग होती नहीं है। तो ऑर्डिनेंस आप पास कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते थ्रू ये अपना ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये दोनों के पास पावर है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है इसके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ व्यू होगा। सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट हमारा, और वो हर चीज जो है उसमें अच्छे से दी हुई है। तो 2 आर्टिकल्स हैं ऑर्डिनेंस को लेके, 123, 213। देखिए नंबर सिमिलर है, इसीलिए ये आपको याद इजीली हो जाएगा फिर। ठीक है, और नंबर याद भी रखना ये जरूरी है। एक तो है आर्टिकल 123 और एक है आर्टिकल 213। आर्टिकल 123 किसके बारे में कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट को जो पावर देती है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस उन्हीं चीजों पे बनेगा, लॉ जिस पे बन सकता है। जैसे यूनियन लिस्ट में जितनी आइटम्स है, प्रेसिडेंट उसी पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। सीधी बात, वो यूनियन लिस्ट के अलावा नहीं ला सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बना देगा ना। और सिमिलरली गवर्नर जो पास करेंगे, कोई प्रोमलगेट करेंगे ऑर्डिनेंस, वो हमेशा स्टेट लिस्ट पे होगा या कॉन्करेंट लिस्ट पे, और प्रेसिडेंट भी कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई चीज पे कर सकते हैं। तो आर्टिकल 123 जो है प्रेसिडेंट का जो पावर है ऑफ ऑर्डिनेंस, वो आर्टिकल 123 है। और आर्टिकल 213 देखिए, सिर्फ ये इधर आ जा रहा है, वो गवर्नर का पावर है। गवर्नर के पावर के बारे में बात करें, द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट अगर मैं बात करूं, तो दैट इज गिवन इन द आर्टिकल 123। And similarly, the Article 213 talks about the power of governor to promulgate any ordinance during the recess of the state legislature. ठीक है, बात समझ आई आपको? चलिए, ये तो हो गया ऑर्डिनेंस। तो जब ऑर्डिनेंस पास होता है, वही बात है कि एक चीज बता रहा हूं मैं कि आपको, जैसे मैंने बताया कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के एक्ट की जो लिमिटेशन या जो फोर्स होता है वही इसकी भी होती है। सीधी सी बात है। और एक चीज कि ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी मैक्सिमम 6 महीने हो सकती है और कम से कम 6 वीक होती है। ठीक है, जैसे प्रोमलगेशन के 6 महीने तक, क्योंकि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है जनरल केस में। इमरजेंसी का केस नहीं बता रहा हूं मैं, जनरल केसेस में 6 महीने का गैप उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑर्डिनेंस 6 महीने तक वैलिड हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है,
और ऐसे क्या होता है कि जब ऑर्डिनेंस पास हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, वो 6 हफ्ते तक जो ऑर्डिनेंस है वो कंटिन्यू करता है, उसका फोर्स वैसे ही रहता है। अब क्या है, विड्रॉल की बात करें तो प्रेसिडेंट या गवर्नर एक विड्रॉ उसको ऑर्डिनेंस को कर सकते हैं, और मतलब जब इच्छा हो तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। साथ में अगर हाउस जो है पार्लियामेंट उसको एक मतलब एक रेजोल्यूशन पास कर देती है जिसमें कि ये कहा गया कि ये जो है डिसअप्रूव कर दिया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस को, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। सिमिलरली यहां भी रिजेक्ट किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा ऑर्डिनेंस को, ठीक है। और एक चीज सीधी सी बात है कि अगर ऑर्डिनेंस कोई ऐसी चीज पे लेजिस्लेट कर देते हैं या एक ऑर्डिनेंस ऐसा आ जाता है जो कि इट इज नॉट अंडर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू प्रोमलगेट, तो उस केस में वो जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस जब रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट गिर जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, सीधी सी बात है, उसने ही वो ऑर्डिनेंस लाया है, और अगर ऑर्डिनेंस मतलब रीअसेंबली के बाद वो अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो ये है ऑर्डिनेंस के बारे में। एक और चीज हम देख लें, मैक्सिमम मैंने बताया 6 मतलब मिनिमम 6 वीक तक उसका फोर्स रहता है। अगर पास होने के बाद पार्लियामेंट की सेशन आ गई 6 वीक के अंदर, तो वो उसको अगर पास कर देते तो वो एज लॉ बन जाएगा, वो कंटिन्यू करेगा। और ऐसे वो 6 महीने पे लैप्स कर जाएगा, मतलब वो ऐसे 6 महीने, अगर 6 महीने तक वो चलेगा उसके बाद वो लैप्स कर जाएगा, सीधी सी बात है। 6 महीने से ज्यादा वो नहीं चल सकता है। विड्रॉवल की बात मैंने बता दी आपको। अब एक चीज की एडवांटेजेस ये क्यों डाले गए थे, सबसे पहली बात है ऑर्डिनेंस की पावर क्यों डाली गई थी पार्लियामेंट इसमें। तो सबसे पहली बात है इसकी एडवांटेज अगर पढ़े तो कोई अर्जेंट मैटर है उस पर क्विक और स्विफ्ट एक्शन चाहिए, और पार्लियामेंट है नहीं पार्लियामेंट में, और थोड़ा पार्लियामेंट में प्रोसेस भी लॉन्ग होता है, लंबा होता है, तो इसलिए ये एक एडवांटेज है। दिस अलाउज क्विक एंड इफेक्टिव एक्शन और अर्जेंट मैटर्स। दूसरी बात, कोई लेजिस्लेटिव हर्डल के बिना पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव हर्डल बोलने का मतलब दोनों हाउसेज में पास कराओ, फिर प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए, उसमें भी जो पास कराने के फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इसमें ये सारी चीजें नहीं है। प्रेसिडेंट साइन करके देते हैं, गैजेट में नोटिफिकेशन आता है और ये पास हो जाता है। फिर एक चीज है कि अगर कोई जुडिशियल गैप है या एम्बिग्यूटी है, उस केस में भी ये क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो है एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट तो एग्जीक्यूटिव में भी आती है, लेजिस्लेटिव में भी है, एग्जीक्यूटिव में। अब क्योंकि लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो मेनली एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है, तो उनका जो स्विफ्ट एक्शन है, उनकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको ये शो करती है। ये एडवांटेजेस है। मेनली डिसएडवांटेज में मैं बताऊं तो एक तो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है लॉ मेकिंग का, ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास, उसको बाईपास किया जा रहा है। क्योंकि बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने तो पास किया नहीं है, फिर भी आप एक लॉ पास कर दे रहे हो, तो एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थोड़ा स्पिरिट के अगेंस्ट है। दूसरी बात क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि एक सेपरेशन दिया हुआ है ना जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेकिन इस केस में एग्जीक्यूटिव सब कुछ खुद से ही कर ले रही है। तीसरी बात कि ये जो है चीजें लीगल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं। रीजन बीइंग कि मान के चले एक ऑर्डिनेंस पास हो गया, ठीक है, अब वो कितने दिन फोर्स में रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। जनरली जब एक लॉ पार्लियामेंट पास करती है तो वो काफी लंबे समय के लिए रहता है, और ये जो है ऑर्डिनेंस इसका पता नहीं होता कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है, टेम्परेरी टाइम के लिए है या लंबे टाइम के लिए है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको यूज किया जाता है, किया गया है, किया जाता है टू बाईपास द प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि मतलब ऑर्डिनेंस को यूज करके उसको बाईपास किया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है, बात समझ आई। जैसे जम्मू कश्मीर के प्रोसेस में हुआ था कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना था, तो सीधी सी बात है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए जो जरूरी था वो जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर था वो अगर अप्रूव करे कि इसको अब डिक्लेयर कर दिया जाए नल एंड वॉइड आर्टिकल 370 को, तभी होता है। और ये तो कभी जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर करता नहीं। तो वहां पे क्या किया गया था कि इसके लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करके, और जो गवर्नर जनरल थे उनको जो है, सॉरी गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ, गवर्नर जो थे उनका ऑर्डिनेंस के थ्रू ये पास करा लिया गया था। तो ये एक तरह से इसको बाईपास किया जा रहा है, और हेस्टी प्रोसेस में कुछ चीजें हो सकती हैं जो गलत हो जाए।
तो ये डिसएडवांटेज है, सीधी सी बात है, इसको पॉलिटिकल या पर्सनल गेन के लिए यूज किया जा सकता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्डिनेंस। साथ में मैं ये बात कर खत्म करूंगा कि जब आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी हमारे राष्ट्रपति थे, तो जब वो विदाई ले रहे थे, जब उनका सेशन खत्म हुआ था, जब कंप्लीट हो गया था उनका कार्यकाल, तो उन्होंने ये सेंटेंस बोला था कि ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी यूज्ड वेरी कॉशियसली। मैं मतलब एग्जैक्टली ये कोट नहीं है, लेकिन उनका यही कहना था कि बहुत ध्यान से इसको यूज करना चाहिए, बिकॉज ये चीज अच्छी है बट आप मिसयूज इसका हो सकता है। आई होप ऑर्डिनेंस आपको क्लियर हो गया होगा। जो याद करने वाली बात है वो है कि ये दोनों मतलब प्रेसिडेंट भी प्रोमलगेट कर सकता है और ये क्या बोलते हैं गवर्नर भी। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट की पावर है, 213 गवर्नर की पावर है। साथ में सिर्फ उन चीजों पे पास कर सकते हैं जिसमें कॉम्पिटेंट है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, 6 हफ्ता और 6 मंथ याद रखेंगे, मैक्सिमम 6 मंथ तक जा सकता है। और जैसे रीअसेंबली के बाद उसको अप्रूव भी किया जा सकता है, डिसअप्रूव भी किया जा सकता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट इफ यू नीड एनीथिंग। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि हम कुछ किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज आप कमेंट करें। साथ में थोड़ा शेयर कर दें इस वीडियो को, थोड़ा सब्सक्राइब करें और बाकी के दोस्तों में को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। और अगर आपको हमारे CUET के कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉल अस एट 9015781999। साथ में मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एंड देयर यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट आवर CUET कोर्स एज वेल एज द CUET एग्जामिनेशन। ठीक है, आप मॉड्यूलेशन CUET 2024 करके टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। Thank you for watching this video. I bid you goodbye, take care and keep on revising things.